पर लटकती हुई जानकी लगातार मदद की गुहार लगा रही थी और ऊपर पुल पर खड़े हुए लोग उसे देख रहे थे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा हाथ फिसल रहा है, जल्दी करो। तभी वहां एक 6 फुट लंबी लड़की जिसका नाम रितिका होता है वो आती है और वो अपने लंबे हाथ बढ़ाकर जानकी को ऊपर खींच लेती है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, जो तू सही वक्त पर आ गई। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो आज ये बुढ़िया इस नदी में समा ही जाती। लेकिन माँ जी, आप यहाँ लटकी कैसे? क्या बताऊं बेटी, नदी को देखने के चक्कर में कब मेरा पैर फिसला पता ही नहीं चला और मैं यहाँ आकर लटक गई। जिस कद की वजह से सब इसको शादी के लिए इनकार कर देते हैं, आज इसका वही कद किसी की जान बचाने में काम आ गया। बेचारी बचपन से ही अभागी है, एक तो अनाथ, ऊपर से 6 फुट लंबा कद। ऐसी बात है रितिका बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है और इसका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं सकती। लेकिन तुम्हारी गृहस्थी बसा के कुछ मदद हो ही जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मतलब ये कि मेरा छोटा बेटा तुषार अभी कवारा है और मैं उसके लिए लड़की देख रही हूँ। वैसे तो कोई ऐब नहीं है उसमें, बस कद काठी छोटी है। वो क्या है ना, हमारा बोनो का परिवार है। बेटी, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। रितिका इस शादी के लिए मान जाती है और वो अपनी बौनी सास के साथ उनके घर जाती है। सासू माँ, आप ये सर्कस से ये अजूबा कहाँ से उठा लाई? चुप कर बड़ी बहू, ये तेरी होने वाली देवरानी है। मैंने इसे तुषार के लिए पसंद किया है। सासू माँ, आखिर आपकी पसंद इतनी लंबी कैसे चली गई? मेरा मतलब है, हम बौनों के परिवार में ये लंबी लड़की क्या करेगी? और आपको नहीं लगता देवर जी के साथ इसकी जोड़ी बेमेल लगेगी? तभी तुषार भी वहां आ जाता है और वो भी इस रिश्ते को मानने से इनकार कर देता है। माँ, मेरी हाइट 4 फुट 6 इंच है, लेकिन इसकी लंबाई तो देखो, ये तो 6 फुट 4 इंच की है। अरे हमारी जोड़ी का कोई मेल नहीं, सब हमें बौने और लंबू कहकर चिढ़ाएंगे। इसने मेरी जान बचाई है तुषार बेटा, और इसका एहसान मैं तुझसे शादी करवा कर भी नहीं उतार सकती। और वैसे भी तेरे बौने कद को देखकर कोई भी तेरी शादी अपनी बेटी से नहीं करवाएगा। तो जो मिल रहा है ना, उसी में खुश रह, समझा? और वैसे भी बौने और लंबे तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान का दिल देखना चाहिए बेटा, उसका रंग रूप और कद काठी नहीं। जानकी अपनी बात पर अड़ी रहती है और हार थक कर बौना तुषार उससे शादी के लिए मान ही जाता है। शादी के अगले दिन रात को सब खाना खाने बैठे होते हैं तो रितिका देखती है कि वहां तो छोटा डाइनिंग टेबल है जो उन बौनों के लिए ही बना है। इसमें तो मैं आ ही नहीं पाऊंगी। एक रोज रितिका की ननद पूनम अपनी बड़ी भाभी से कहती है, बड़ी भाभी, मेरे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, अगर आपके पास कोई नई साड़ी है तो मुझे पहनने के लिए दे दो। नहीं पूनम, मैंने तो खुद काफी समय से शॉपिंग नहीं की। पूनम दीदी, आप मेरी साड़ी पहन लो अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। ये तुम क्या कह रही हो देवरानी जी? आपकी साड़ी तो इस बौनी के लिए ऐसी होगी जैसी द्रौपदी की साड़ी। अच्छा सुनो लंबी देवरानी जी, जल्दी से सभी पंखे और किचन के डिब्बे साफ कर दो। वो क्या है ना, हम तो बौने हैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाते, तो ये काम तो अब से आपको ही करना होगा। बेचारी रितिका अपनी जेठानी के बताए हुए कामों में जुट जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जानकी अपने बेटे तुषार से कहती है, तुषार बेटा, बहुत दिन हो गए, कब से तू बहू को बाहर घुमाने नहीं ले गया। ऐसा कर, आज बहू को फिल्म दिखाने ले जा। तुषार रितिका के साथ मूवी देखने जाता है। वो घर से बाहर निकलकर ऑटो करने लगता है, लेकिन रितिका ऑटो के अंदर बैठ ही नहीं पाती। भाई साहब, आप ऐसा करिए, खुली छत वाला टेम्पो कर लीजिए, उसमें आप दोनों ही आ जाएंगे। क्या बेमेल जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने, एक शुरू होते ही खत्म हो जाता है और दूसरा इतना लंबा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब मैं तो चला भैया। रहने दीजिए जी, हम लोग पैदल ही चलते हैं। दोनों पैदल ही चलने लगते हैं। कुछ देर बाद वो सिनेमा घर पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं वहां तो भगदड़ मची हुई है। बचाओ बचाओ, ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई है, कुछ ही देर में पहली मंजिल पर पहुंच जाएगी, कोई हमारे बच्चों को बचा लो। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हमने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी और अंदर बच्चे भी फंसे हैं। रितिका अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए अपने बौने पति को पहली मंजिल की खिड़की के पास रख देती है, जहां सभी लोगों की भीड़ खड़ी थी। तुषार वहां से एक एक कर सभी बच्चों को रितिका को पकड़ाता जाता है, जिससे सभी बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाते हैं। इतने में फायर ब्रिगेड काबू पा लेते हैं। मीडिया वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और वो रितिका और तुषार की बहादुरी की खूब तारीफ करते हैं।
अब लंबी बीवी और बौनापति के नाम से वो दोनों रातों रात देश भर में फेमस हो जाते हैं। उनके घर वाले भी जब उन्हें टीवी पर देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। रितिका की जेठानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अब समझ आ जाता है कि जिसे वो रितिका की कमजोरी समझ रही थी, असल में तो वो उसकी ताकत है। साथ ही समाज को भी समझ आ जाता है कि बौने कद और लंबे कद वाले जब मिल जाते हैं तो वो एक ताकत बन जाते हैं। तुषार और रितिका अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी एक साथ बिताने लगते हैं। तेईस वर्षीय राखी अपने बौनेपन की वजह से पूरी बस्ती में मशहूर थी। 23 साल की होने के बावजूद उसका कद 8 साल के बच्चे जितना ही था। वो मुंबई की धारावी बस्ती में अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे। राखी पढ़ने में बहुत तेज थी। 12वीं पूरी करने के बाद वो स्कूल से मिले स्कॉलरशिप के पैसों से मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेकर बीएड की पढ़ाई करने लगी। साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस का खर्च उठाने लगी। लेकिन उसकी कम हाइट को देख कॉलेज में सभी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ए बच्ची, जा अपने प्ले स्कूल में जा, यहाँ आने की अभी तेरी उम्र नहीं है। बौनी कहीं की। सभी इसी तरह राखी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती है और अच्छे नंबरों से बीएड की डिग्री हासिल कर लेती है। कुछ दिन बाद वो एक स्कूल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। ए छोटी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर अपनी क्लास में बैठ। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा नाम राखी है। ओ अच्छा, सर ने बताया था आपके बारे में। आइए, मैं आपको प्रिंसिपल के कैबिन तक ले चलता हूँ। प्रिंसिपल उसका इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। राखी खुशी खुशी घर आती है और अपने माँ बाबा को बताती है। माँ बाबा, मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई है। अब मैं स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी बाबा। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानता था तू जरूर एक दिन हमारा सर गर्व से ऊंचा करेगी। राखी अगले दिन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है, जहाँ स्कूल की टीचर उसे देखकर कहती हैं, क्या यार सुधा मैडम, अब क्या बच्चे भी स्कूल में पढ़ाएंगे? अरे धीरे बोल, ये बौनी तो नई मैडम है। राखी अपनी क्लास में जाती है तो बच्चे उसे देखकर कहते हैं, ए लड़की, जा अपनी क्लास में जा, तू तो हमारी क्लास की नहीं लगती। और ये क्या, तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? लगता है आज इसका बर्थडे है, इसीलिए यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई। देखो तो, इसके पास बैग भी है, हो सकता है इसमें टॉफियां हों। अच्छा लाला, जल्दी दे फिर तो हमें टॉफियां। तभी क्लास में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है बच्चों? अपनी क्लास टीचर के साथ ऐसे पेश आते हैं? क्या हमारी क्लास टीचर? पर अभी तो इसकी खुद ही पढ़ने की उम्र है। लगता है इसकी मम्मी ने बचपन में इन्हें बॉर्नवीटा नहीं पिलाया। सर, इन मैडम को ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए तो सीढ़ी की जरूरत होगी ना? बच्चों, मैडम की सिर्फ हाइट ही कम है, लेकिन इनका दिमाग चाचा चौधरी जैसा तेज है। मैडम, आज से ये आपकी क्लास है। ये कहकर प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं। राखी कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। मैडम, आप तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है जैसे टेबल के नीचे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा है। राखी उन सबकी हंसी को अनदेखा करते हुए चेयर पर चढ़कर पढ़ाने लगती है। स्कूल में रोज उसका सब ऐसे ही मजाक उड़ाते थे, लेकिन राखी सबकी बातों को अनसुना कर देती थी। ऐसे ही समय बीता। अब हर साल पूरे स्कूल में राखी मैडम की क्लास का रिजल्ट ही सबसे अच्छा आता था। प्रिंसिपल सर भी उससे बहुत खुश थे। फिर एक रोज हार्ट अटैक पड़ने से अचानक स्कूल के प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। स्कूल के ट्रस्टीज मिलकर एक फैसला लेते हैं। बोर्ड ने मिलकर यह फैसला किया है कि टेस्ट और क्वालिफिकेशन के बेस पर स्कूल टीचर्स में से ही नए प्रिंसिपल का सिलेक्शन होगा। सभी टीचर्स टेस्ट देते हैं, जिसमें राखी फर्स्ट आती है और उसे स्कूल का नया प्रिंसिपल बना दिया जाता है। प्रिंसिपल के तौर पर वो अपनी पहली स्पीच देती है। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने बौनेपन को लेकर कई ताने सुने हैं, लेकिन मैंने अपनी इस कमजोरी को कभी अपनी मेहनत और लगन पर हावी नहीं होने दिया और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया, जिस वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। मेरी कामयाबी में मेरे माता पिता का भी उतना ही सहयोग है जितना मेरी मेहनत का। बच्चों, हमारे पेरेंट्स अमीर हो या गरीब, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाए। इसलिए बच्चों का भी फर्ज है कि वो पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जीवन में जितना जरूरी भोजन, पानी और हवा है, उतनी ही जरूरी हमारे लिए शिक्षा भी है।
उसकी बातें सुन अब सभी टीचर्स और बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से राखी की कामयाबी का जश्न मनाते हैं। इतनी कम उम्र में प्रिंसिपल बनता देख राखी के माता पिता को भी उस पर खूब गर्व होता है। राखी अब एक नया बड़ा घर खरीद लेती है जहां ऐशो आराम की हर सुख सुविधा होती है। स्कूल में भी अब सब राखी की खूब इज्जत किया करते थे।